एक नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का फोटो सेल क्या है। प्रकाश का फोटो सेल क्या है। तो देखिए, फोटो सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होती है। पहला जो होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल और दूसरा है प्रकाश वोल्टीय सेल। ठीक है, और इसका हम लोग उपयोग भी देख लेते हैं, किस तरह से इसका उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक नंबर उपयोग है सिनेमा में ध्वनि को पुनः उत्पादन करने में। जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं हॉल में, तो वो ध्वनि जो है उसको पुनः उत्पन्न करने के लिए होता है। दूसरा है टेलीविज़न तथा फोटोग्राफी में, और तीसरा है आंतरिक सोलर बैटरी द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में, और चौथा है सड़कों पर बत्तियों के अपने आप जलने या बुझने में, और पंचवा जो है दरवाज़ों को अपने आप खुलने तथा बंद करने में, और छठा जो है बैंक खजानों इत्यादि में चोरों की सूचना देने के काम में, और सातवां जो है मौसम विभाग विज्ञान विभाग के दिन के प्रकाश तीव्रता को काम में। अगला जो है इसका भाग तारों के ताप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है नाभिक का संघटन क्या है, समझाइए। देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या मिलकर परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु के भार के बराबर होती है, तथा परमाणु की संख्या परमाणु क्रमांक जिसको Z के बराबर होती है। नाभिक का कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, तथा नाभिक के कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित समस्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। समझिएगा, देखिए ये परमाणु है, ठीक है, और इसमें नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान की हम बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु संख्या की बात करेंगे तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग कहेंगे क्या है, परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे उदाहरण है, मन करे तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आयनीकरण ऊर्जा क्या है। तो देखिए, आयनीकरण ऊर्जा वैसी आवश्यक ऊर्जा है जिसके कारण से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को बढ़ाकर कक्षा अनंत में ले जाया जाता है तो वह परमाणु से पूर्णतः बाहर हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के आयनीकरण ऊर्जा n बराबर 1 कक्षा से n बराबर अनंत कक्षा में छोड़ने पर आवश्यक ऊर्जा के बराबर होती है, अर्थात आयनीकरण ऊर्जा 0 माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसको माइनस कर देंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु के आयनीकरण विभव 13.6 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है उत्तेजित ऊर्जा क्या है। उत्तेजित ऊर्जा ऊर्जा का परिणाम है जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड अवस्था से परमाणु की किसी एक उत्तेजित अवस्था में कूदने लगता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड अवस्था n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 बराबर 13.6 वोल्ट। प्रथम जो है उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन में क्या है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हमें निकालना होगा, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजित
ऊर्जा है तो हम यहाँ पे घटाएंगे, तो ये घट गया। तो देखिए पहले वाला मान या दूसरा मान है या पहले वाला मान है, घटा के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः 10.2 वोल्ट की प्रथम उत्तेजित विभव कहते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे उत्तेजित में, जबकि हम लोग यहाँ तीसरे की बात करेंगे, इसी तरह से घटा घटा के हम लोग सीरीज को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है। तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं हैं। नाभिक के चारों तरफ परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक के केंद्र की तरफ लगातार त्वरित होता है। लॉरेंज के अनुसार त्वरित आवेशित कण को लगातार ऊर्जा विकिरित करना चाहिए, इसलिए परमाणु में भी परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन को लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए और इस तरह उसके पथ की त्रिज्या घटते जाना चाहिए तथा अंत में चित्र यहाँ हम नहीं बना रहे हैं, उसे नाभिक पर गिर जाना चाहिए। इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व को व्याख्या नहीं करता है। ये पहली इसकी हुई। और दूसरा का, यदि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सत्य हो तो इलेक्ट्रॉन भी संभव त्रिज्या के कक्षाओं में परिभ्रमण कर सकते हैं तथा इसलिए उसे लगातार ऊर्जा स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए। यद्यपि परमाणु हाइड्रोजन की तरह रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के लिए बोर की क्या मान्यताएं और परिकल्पनाएं हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की निम्नलिखित मान्यताएं या परिकल्पनाएं हैं। पहली जो बात है, परमाणु जिसमें धनावेशित नाभिक होते हैं परमाणु के पूरे द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित त्रिज्या के निश्चित वृत्ताकार कक्ष में नाभिक के चारों तरफ परिभ्रमण करता है और निश्चित कक्षाओं वैसे तो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होते हैं, जहां h प्लैंक का स्थिरांक है, इसका मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। माना कि m तथा v त्रिज्या r के निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान रेखीय वेग और उसके घूर्णन त्रिज्या हो तो जहां n प्रधान क्वांटम संख्या कहलाता है। ठीक है, और जिसकी पूर्ण मान क्रमशः 1, 2, 3 डैश, यह बोर के क्वांटाइजेशन अवस्था कहलाती है। ठीक है, और यह अगला पॉइंट जो है कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करता है तो वे ऊर्जा विकिरण नहीं करता है तथा वैसे कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है, ऊर्जा विकिरित होते हैं जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में कूदता है तथा ऊर्जा अवशोषित होते हैं जब वह निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में कूदते हैं। माना कि Ni तथा Nf प्रधान क्वांटम संख्या के कक्षाओं के साथ क्रमशः E1 और तथा EF ऊर्जा संबंधित है, तो क्या है Ni बड़ा होगा छोटा होगा Nf, तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। तो यह बोर जो है आवृत्ति अवस्था कहलाई है, जहाँ H जो है प्लैंक नियतांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रदरफोर्ड के अल्फा कण को परिकिरण से क्या निष्कर्ष निकाला गया है। तो देखिए धातु पत्र यानी धातु की पत्ती पर एक अल्फा कण को परिकिरण में यह देखा गया कि कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है। प्रयोग में यह भी देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। कुछ कण तो छोटे छोटे कणों से विक्षेपित होते हैं, किंतु कुछ कण अपने प्रारंभिक पथ से 90 डिग्री से भी अधिक कोण से विक्षेपित हो जाती है। जब धन आवेश से अविष्ट अल्फा कण धातु पत्र के परमाणु से गुजरती है तो उनसे अधिकांश कणों पर कोई बल नहीं लगता है या बहुत कम बल लगता है, परंतु किसी किसी कण पर बहुत अधिक
विकर्षण बल लगता है। रदरफोर्ड के अनुमान लगाया कि ऐसा तभी संभव है जब परमाणु के अंदर एक धन आवेश अत्यधिक संकेंद्रित हो। गणना के आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु में उसका द्रव्यमान तथा धन आवेश अत्यंत छोटे आकार में होते हैं। जो बता दिया है उनके जो आकार हैं, जो त्रिज्या है 10⁻⁻⁻15 त्रिज्या उनकी है। नाभिक के संकेंद्रित रहती है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्त कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार परमाणु के अंदर नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच स्थान खाली रहता है। यदि अल्फा कण परमाणु के खोखले भाग से गुजरता है तो वह सीधे अथवा थोड़ा सा विक्षेपित होकर निकल जाता है। यदि कण नाभिक के बहुत निकट से गुजरता है तो वह तीव्र विकिरण बल का अनुभव करता है और अपने पथ से अधिक विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, चलिए